हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 10 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 जनवरी 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। कल हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी उसका रिवीजन करेंगे। अभी दोस्तों मैंने बताया था 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी की याद में हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। एक्चुअली में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है ये भुवनेश्वर ओडिशा में किया जा रहा है। साइबर हमलों के मामले में भारत दूसरे स्थान पर रहा है और इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में वी नारायणन जी जो हैं ये नियुक्त किए गए हैं। दिल्ली के राजघाट पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का स्मारक बनाया जाएगा। वर्ष 2024-25 के वित्तीय वर्ष में जीडीपी भारत की ग्रो होने वाली है 6.4%, ये बताया सांख्यिकी मंत्रालय ने। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है। और हम लोगों ने कल पढ़ा था कि आईआईटी मद्रास ने एशिया का सबसे बड़ा सैलो वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू किया है। भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह ने ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश टूर्नामेंट में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल खिताब जीत लिया है। जनवरी 2025 में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू नियुक्त किए गए। और इक्वाडोर ने अपने 7 प्रोविंस में 60 दिनों का आपातकाल इमरजेंसी घोषित किया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने रिवीजन किया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं बुक आ चुकी है दोस्तों, और अब इसके रिव्यूज भी आने लगे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं ऑर्डर किया है जाइए देखिए पुस्तक के बारे में, यहाँ पर फोटो वगैरह भी लोगों ने अपलोड की हुई हैं। और एक वीडियो भी मैं बनाना चाहता हूँ आने वाले दिनों में, आपको इसकी वीडियोस वगैरह भी मिलेंगी, जो लोग वीडियो क्लिप वगैरह भी भेज रहे हैं। फिलहाल आप लोग रिव्यू वगैरह पढ़ करके जा करके इसको देख सकते हो, और परचेज अगर नहीं किए हो तो फटाफट से अब कर डालो, क्योंकि अब लेट नहीं करना है। आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक होने वाली है। कंटेंट वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो। मैं शुरू से इसलिए मैं खुद से नहीं दिखाना चाहता था, मैं चाहता था कि आप लोग के पास, जिनके पास बुक पहुंच रही है वो लोग दिखाएं, वो लोग अपने शब्दों में बोले, वो ज़्यादा इफेक्टिव पड़ेगा आपके लिए। बाकी इस बार हम लोगों ने पुस्तक में बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा अच्छे कंटेंट डालने का प्रयास किया गया है। और सबसे बड़ी बात, एरर फ्री बुक है, तो एरर फ्री बुक होने की वजह से पढ़ने में भी मज़ा आता है, कॉन्फिडेंस आता है। चलिए, पहला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस साथियों 10 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखना, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, और 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, या कहें नेशनल हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है ना? तो हिंदी डे जो है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, हिंदी डे भी अंग्रेजी में लिख रहे हैं। फिलहाल विश्व हिंदी दिवस 2006 से मनाया जाना शुरू हुआ है, ये बात ध्यान रखना। और इसकी शुरुआत 2006 को 10 जनवरी को ही क्यों हुई, मतलब 10 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी को 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। इसी याद में हम लोग ये 10 जनवरी का दिन चुने हैं, और शुरुआत इसको मनाने की 2006 से किए हैं। ये बात याद रखना, शुरुआत पूछा जाता है। ओके, अच्छा, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? ये महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था, और पीएम इंदिरा गांधी जी थी तत्कालीन, तो उनके टाइम पीरियड पर यह हुआ था, और उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है हिंदी, और उसी का दिवस है आज विश्व हिंदी दिवस। ओके, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1949 में इस दिन को हम लोगों ने अपने संविधान में राजभाषा के रूप में हिंदी को शामिल किया था। ठीक है ना? अगला, ये प्रमुख दिवस है, कल हम लोगों ने रिवीजन किया था, तो आज आगे बढ़ेंगे। किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल ये आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, फ्लेमिंगो फेस्टिवल टू बिगिन फ्रॉम जनवरी 18 इन तिरुपति डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में ये आयोजित किया जाएगा। 5 साल के अंतराल के बाद ये हो रहा है। ठीक है ना? फ्लेमिंगो फेस्टिवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। 18 से 20 जनवरी तक ये आयोजित होगा। ये महोत्सव अगर पूछा जाएगा किससे संबंधित है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप बताइएगा पक्षियों से संबंधित है, पक्षियों से। अच्छा, पक्षियों से रिलेटेड मैंने एक हॉर्नबिल फेस्टिवल भी आपको बताया हुआ है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर होता है भाई? नागालैंड में। कब से कब तक? 1 से 10 दिसंबर, ये बात याद रखना। ये कुछ और महोत्सव हैं जिनका रिवीजन करेंगे आप। 18वां हाथी महोत्सव भी नेपाल में मनाया गया। ग्रामीण भारत महोत्सव नई दिल्ली में। लोसर फेस्टिवल लद्दाख में होता है, और मेगोंग फेस्टिवल मेघालय में। हॉर्नबिल फेस्टिवल देखिए नागालैंड में हुआ, अभी दिसंबर में हुआ था।
अष्टलक्ष्मी महोत्सव नई दिल्ली में और अमूर फाल्कन फेस्टिवल ये मणिपुर में मनाया जाता है। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि डिकोड करने वालों को $1 मिलियन पुरस्कार देने की घोषणा की है? सिंधु लिपि डिकोड करने को, सिंधु घाटी सभ्यता की दौरान जो पाई गई जो लिपियां हैं, मतलब कुछ ऐसे लेख हैं, उनको जो पढ़ करके सही सही डिकोड कर देगा उसको $1 मिलियन का पुरस्कार मिलेगा। इसकी घोषणा तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने की हुई है। यहाँ पर देखिए, तमिलनाडु सीएम स्टालिन अनाउंस $1 मिलियन प्राइज फॉर डेसिफेरिंग इंडस वैली स्क्रिप्ट। $1 मिलियन को अगर इंडियन रुपी में अगर कन्वर्ट करें तो लगभग 85 करोड़ रुपए होते हैं। तो 85 करोड़ मिलेंगे अगर कोई सिंधु घाटी सभ्यता में लिखी गई लिपि को डिकोड करेगा सही सही तो स्टालिन ने किरारी उत्खनन के माध्यम से सिंधु लिपि और तमिलनाडु के संगम पूर्व युगों के बीच संबंध पर जोर दिया कि उससे रिलेशन निकालेंगे कि उस टाइम पर संगम जो काल था उनका क्या कनेक्शन रहा है। क्योंकि आप देखो, तमिल लैंग्वेज जो है वो संस्कृत से अपभ्रंश होकर के निकली है और वो काफी पुरानी लैंग्वेज है। मतलब बाकी लैंग्वेजेस में तो इतना अपभ्रंश हुआ कि होते 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 तब यहाँ तक पहुंचे हम लोग। लेकिन अभी भी जो दक्षिण भारत की लैंग्वेजेस हैं, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, इनको भी काफी प्राचीन माना जाता है। तो फिलहाल अब देखते हैं क्या होता है। कोई भी अगर नया अपडेट आएगा, कोई डिकोड करके आएगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको। जनवरी 2025 में कर्नाटक वन विभाग ने गरुड़क्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की। इसका संबंध किससे? गरुड़क्षी ऑनलाइन एफआईआर ये वनों की कटाई को रोकने से है, पेड़ों की कटाई रोकने से संबंधित है। अगर कोई पेड़ की कटाई करते हुए देखते मिला तो आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करेंगे इस गरुड़क्षी एफआईआर सिस्टम से, ठीक है ना। तो ये ऑनलाइन ट्रैक करेगा फॉरेस्ट क्राइम्स को, तो फॉरेस्ट क्राइम वगैरह को रोकने में ये काम करेगा। वनों पर अतिक्रमण, पेड़ों की अवैध कटाई, अवैध शिकार, इन सबको रोकने के लिए एफआईआर कराया जाएगा। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से कर्नाटक वन विभाग ने इसे लॉन्च किया है। क्लियर, आगे बढ़ें। किस देश द्वारा भारतीय यात्रियों के लिए शुरू किया गया ई वीजा 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हुआ? तो दोस्तों, अभी इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा प्रणाली शुरू की है। ये 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो जाएगा। एक्चुअली में इजराइल चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय आए इजराइल में, क्योंकि वहाँ पर गाजा सेक्टर में खास करके कहें तो गाजा में क्या हुआ ना कि पहले फिलिस्तीन से आया करते थे मजदूर। सच्चाई मैं बता रहा हूँ आपको। गाजा से फिलिस्तीन से आया करते थे मजदूर और वहाँ पर काम किया करते थे। लेकिन जब से गाजा पट्टी में इजराइल ने अटैक किया और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चली, हमास और उसके बीच में युद्ध चला काफ़ी लंबे समय तक, तो वहाँ पर फिलिस्तीनियों को भगा दिया गया। तो अब यहाँ से अगर आपको याद होगा तो अभी एक योजना के तहत भारत से काफ़ी मजदूर गए हुए थे इजराइल में और अब वहाँ पर वो वर्क कर रहे हैं। इजराइल को और लोगों की ज़रूरत है, तो ऐसे में वो ई वीज़ा सिस्टम शुरू किया है इंडियन ट्रेवलर्स के लिए और इंडिया के जो भी वहाँ जॉब करने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाना चाहते हैं उन सब के लिए। ई वीज़ा सिस्टम से क्या होगा कि ऑनलाइन ही लोगों को क्लियरेंस मिल जाएगा, ज़्यादा ये दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी वीज़ा के लिए, वीज़ा मिल जाएगा और आसानी से लोग वहाँ पर जा पाएंगे। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि रसिया ने भी भारत के लिए शुरू किया था कि वीज़ा फ्री एक्सेस कर देंगे 1 जनवरी से कुछ समय के लिए, तो वो भी 1 जनवरी 2025 से शुरू हो गया है। अब यहाँ भी शुरू हुआ है। फिलहाल ये डॉक्यूमेंटेशन को इजी बनाएगा और आसानी से वीज़ा मिल सकेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब प्यार में बुला रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, उसको लेबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, साथ ही साथ टूरिस्ट की भी ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी भी गिर रही है, तो इसलिए किया गया है। इजराइल कहाँ पर है चलिए दिखाता हूँ मैं मैप में। वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप पाकिस्तान, ईरान, इराक छोड़ते हुए आओ, सीरिया छोड़ो, इसके बाद जॉर्डन के बाद आपको एक देश मिलेगा इजराइल। ये रहा इजराइल, ठीक है ना। तो इजराइल में ये गाजा स्ट्रिप रहा। यहाँ से हमास जो आतंकवादी संगठन है एक, तो वो इसके ऊपर अटैक किया था, फिर बदले में यहाँ पर ये गाजा पट्टी पूरा खाली करा लिए। उसके बाद इधर ऊपर लड़ाई हुई लेबनान में हिजबुल्ला से, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका सीरिया में भी कभी कभी अटैक कर देता था, ईरान पर हुआ तो कई बार मिसाइलें ईरान ने भी दागी। तो ये युद्ध चल रहा था काफी लंबे समय से, अभी भी चल ही रहा है वहां पर। इजराइल की राजधानी यरूशलेम होती है, मुद्रा होती है न्यू शेकेल और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के नए राजस्व सचिव और वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्ति तो काफी पहले हुई थी, लेकिन अब ये अपना पद ग्रहण करेंगे। तुहिन कांत पांडे,
ये राजस्व सचिव होंगे और वित्त सचिव होंगे भारत के। तो ये नए होंगे, देखिए तुहिनकांत पांडे। तो ये अब नियुक्ति हो चुकी है, मैं आपको नियुक्ति पहले ही बताया था, ये अब पद अपना ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 1987 बैच के उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, दीपम के लंबे समय तक सचिव रहे और अब इनकी बार ये आए हुए हैं तुहिनकांत पांडे। राजस्व सचिव, रेवेन्यू सेक्रेटरी बड़ा पद है, वित्त सचिव भी बड़ा पद है, इसलिए आपको ये याद रखना है, दोनों ही पद ये संभालेंगे। अवनीश चावला को केंद्रीय वित्त मंत्री के वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है, दीपम का सचिव जिसे कहते हैं। तो ये दीपम का सचिव अब अवनीश चावला को नियुक्त कर दिया गया, तुहिनकांत पांडे प्रमोट होकर वित्त सचिव और राजस्व सचिव बन गए। अगला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। अगला, आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला किसने रखी? तो आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी है। ये रहा इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, पीएम मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन फॉर विशाखापत्तनम ग्रीन हाइड्रोजन हब। तो विशाखापत्तनम में बनाया जाएगा। 8 जनवरी 2025 को इसकी आधारशिला रखी गई है। आधारशिला मतलब कि पिच स्टोन, मतलब कि अब शुरुआत हुआ प्रोजेक्ट, और उद्घाटन मतलब कि प्रोजेक्ट बन करके तैयार हो गया है, अब वो पब्लिक यूज के लिए या जिस भी उद्देश्य के लिए बनाया गया है उसके लिए शुरू होगा। तो अभी ये शिलान्यास किया गया है, मतलब अब यहाँ पर प्रोजेक्ट पर काम होना शुरू होगा। ओके, तो विशाखापत्तनम के पास पुदी मदका में ये शुरू किया गया है और एनटीपीसी के द्वारा ये बनाया जा रहा है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। एनटीपीसी आप जानते हो, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, महारत्न कंपनी है ये, महारत्न कंपनी है, गुरदीप सिंह इसके अध्यक्ष हैं। 1975 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अगला, हरियाणा के बाद बीमा सखी योजना को शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? तो एलआईसी बीमा सखी योजना मैंने आपको बताया था ना, एक बार याद होगा, एलआईसी के द्वारा मैंने बताया था ना कि अब जो महिला एजेंट हैं वो बनाई जाएंगी, विमेन एलआईसी एजेंट बनाई जाएंगी। तो ऐसे ही वो हरियाणा में शुरू हुआ सबसे पहले, अब यही योजना गोवा में शुरू करने की बात की गई। तो एलआईसी बीमा सखी योजना जो है गोवा में भी शुरू कर दिया गया है और इसके तहत 18 से 70 वर्ष की उम्र की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया कि जो कक्षा 10 से कम पास हैं उनको, उनके बीच में उनको एलआईसी की बीमा बेचने के लिए एक ट्रेनिंग दी जाएगी और वो आगे अपने लोगों को और लोगों को जोड़ेंगी, मतलब एलआईसी का इंश्योरेंस लेने के लिए एक प्रकार से इनकरेज करेंगी। तो स्नातक बीमा सखी एलआईसी में विकास अधिकारी वो बन सकती हैं, एलआईसी एजेंट के रूप में काम कर सकती हैं, खुद भी कमाएंगी और भी लोगों को जोड़ेंगी और इंश्योरेंस भी कमाएंगी, तो फिर एलआईसी का भी फायदा होगा, है ना। तो 3 वर्षों के लिए उनको एक विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, स्कॉलरशिप भी मिलेगी, फाइनेंशियल उनको लिटरेसी भी की जाएगी, बीमा जागरूकता बढ़ाया जाएगा, इससे बीमा भी कराया जा सकेगा, महिलाएं भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमा से जुड़ सकेंगी, ठीक है ना, इंश्योरेंस से जुड़ सकेंगी। तो भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड एलआईसी के द्वारा ये शुरू किया गया है। चलो मुझे कमेंट करके बताओ एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? इसके अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती हैं और हेडक्वार्टर मुंबई में है। आप स्थापना मुझे बता दो। अगला, हाल ही में सरकार ने ई श्रम पोर्टल को कुल कितनी भाषाओं में विस्तारित किया है? ई श्रम पोर्टल अब टोटल 22 भाषाओं में ये विस्तारित कर दिया गया है। आपको याद हो, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। किसके लिए जिक्र है? कि यही 22 भाषाएं जो है भारतीय संविधान के तहत अप्रूवल पाई हुई हैं, संवैधानिक रूप से है, ठीक है ना। 8वीं अनुसूची में पहले तो 14 लैंग्वेज थी जब मूल संविधान था, तो फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ती बढ़ती 22 हो गई है। तो 22 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं जो अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया, ये बहुत पूछा जाता है किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची, ठीक है ना। उसमें सभी में अब ई श्रम पोर्टल काम करेगा। ई श्रम पोर्टल पहले अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ और मराठी में ही था। अच्छा, एक बात और, इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी है ही नहीं, है ना, ये बात ध्यान रखना। अब ये इन 22 भाषाओं में भी काम करेगा। तो भाषणी परियोजना ने इस बहुभाषी उन्नति को संभव बनाया है। भाषणी परियोजना के तहत आपको पता होगा भारत के सभी लैंग्वेज में एआई के थ्रू ट्रांसलेशन होता था, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, ठीक है। इसको भी लॉन्च किया गया था पीएम मोदी के द्वारा, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। फिलहाल अब ई श्रम पोर्टल से क्या होगा कि जितनी सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, जैसे श्रमिकों का पंजीकरण हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए जो भी योजनाएं आई,
ऐसी 12 सरकारी कल्याणकारी योजनाएं इससे जोड़ी गई हैं। तो मजदूर लोग जो हैं, लेबर डिपार्टमेंट के लोग जो हैं, वो इन योजनाओं में जाकर के चेक कर सकेंगे, अपने लायक नौकरी या अपने लायक जो भी रोजगार के अवसर है वो प्राप्त कर सकेंगे। उनके लिए जो योजना है उनका सबका यहाँ पर सब समाधान और मतलब जो भी सुविधाएं हैं वो सब मिलेंगी ई श्रम पोर्टल पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध पत्रकार, कवि और फिल्म निर्माता प्रीतीश नंदी जी का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो प्रीतीश नंदी ये एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे, पत्रकार थे, कवि थे, फिल्म निर्माता भी थे। इनका निधन हो गया है साथियों। 1977 में इनको भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो 73 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद भी रह चुके थे और इन्होंने भारत का पहला पशु अधिकार एनजीओ या कहें कि एनिमल राइट एनजीओ बनाया था, पीपल फॉर एनिमल। पीपल फॉर एनिमल इसकी स्थापना इन्होंने करी थी और इसको ये काफी सक्सेसफुली चलाए भी। तो इनका निधन अब हो गया है। प्रीतीश नंदी नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। 1977 में इनको पद्मश्री मिला था। पिछले दिनों में और भी बहुत सारे प्रमुख हस्तियों के निधन हुए हैं, उनका रिवीजन करेंगे। जैसे डॉक्टर राज गोपाल चिदम्बरम, ये परमाणु वैज्ञानिक थे, इनका निधन हुआ। टोमोको इटुका विश्व की सबसे वृद्ध महिला थी, इनका निधन हुआ। के एस मणिलाल, ये प्रख्यात वनस्पति शास्त्री और फिल्म निर्माता थे, इनका निधन हुआ। एम टी वासुदेवन नायर, ये मलयालम लेखक थे, इनका निधन हुआ। जिमी कार्टर अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति थे। ओसामू सुजुकी, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के पूर्व अध्यक्ष थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। श्याम बेनेगल फिल्म निर्माता। ओम प्रकाश चौटाला, ये हरियाणा के पूर्व सीएम। और उस्ताद जाकिर हुसैन विश्वविख्यात तबला वादक। इन सब का भी अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। आपको रिवीजन करते रहना है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एमजीटी ऐप पर इसकी क्विज पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगी, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। कल मैंने पूछा था आपसे कि किस संगठन ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया, तो सीबीआई ने लॉन्च किया था। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कितने वर्षों के बाद हुआ, तो 2 वर्षों के बाद आयोजित किया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये कमेंट करके आप बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। कैशलेस उपचार योजना के तहत सड़क दुर्घटना से पीड़ितों को अधिकतम कितने रुपए तक का चिकित्सा कवर दिया जाता है, ये भी बताइए कमेंट करके। थैंक यू सो मच। बुक अगर नहीं ऑर्डर किया हो तो फटाफट से जाकर के ऑर्डर करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपकी बारी है। बुक लो, पढ़ाई करो और इस बार 2025 में सिलेक्शन लेकर दिखाओ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।